इस मूवी में 3 अलग अलग स्टोरीज हैं जो टोक्यो में बनाई गई हैं। और इस मूवी की फर्स्ट स्टोरी है इंटीरियर डिजाइन। स्टोरी के स्टार्ट में हम टोक्यो सिटी को देखते हैं, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। और वहीं पर हम एक गाड़ी में इस मूवी के 2 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं और इस गाड़ी में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम अकीरा और लड़की का नाम एरिको है और ये दोनों बैठकर गाड़ी में बातें कर रहे थे कि अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। और यहाँ पर हम अकीरा को देखते हैं जो इस सिटी में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने आया था और इसके साथ इसके फ्रेंड एरिको इसकी हेल्प करने आई थी। एक्चुअली ये लोग फर्स्ट टाइम एक विलेज से सिटी में आए थे क्योंकि अकीरा को एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना था और इसीलिए एरिको इसको यहाँ पर सिटी लाई थी और खुद भी इसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन अभी सिटी में इनका कोई भी जानने वाला नहीं था। लेकिन एरिको की एक चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पर रहती थी। तभी एरिको उसको कॉल करती है और फिर जब एरिको अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो वो एड्रेस बताकर उसको वहाँ पर बुला लेती है। और अब एरिको अपनी फ्रेंड को मिल गई थी और वो मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एरिको की फ्रेंड का नाम अकीमा था और अब वो उन दोनों को अपने घर ले जाती है। लेकिन अकीमा का रूम बहुत छोटा था और वो अपने रूम को कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करती थी। और फिर वो रात को सबको डिनर देती है और अकीरा का इंटरव्यू करती है और अकीमा उससे पूछती है कि आप डायरेक्टर बनने वाले हैं और इसीलिए मुझे अपनी मूवी के बारे में कुछ बताएं। और अकीमा उससे उसकी फिल्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है और फिर अकीरा उन दोनों को अपनी मूवी दिखाता है। और फिर जब मूवी खत्म हो जाती है वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों सो गई थी और अब वो ये सोचकर टीवी को ऑफ कर देता है कि आगे चलाने का क्या फायदा। और तभी वो दोनों उठ जाती हैं और वाह वाह करते क्लैपिंग करने लगती हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी। और फिर वो तीनों अलग अलग सोने के लिए चले जाते हैं। और अब एरिको अकीरा से बात करती है कि हमें जल्द ही अपना घर ढूंढना होगा, हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकते। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग अपने लिए एक रूम ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि एक शॉप के आगे पोस्टर लगा था कि शॉप 2 दिन के लिए बंद है। तभी वो अपनी कार को उस शॉप के आगे पार्क कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें कार पार्किंग के लिए रोजाना बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। और इसके बाद वो दोनों घर ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन इनके बजट के लिहाज से इन्हें कोई भी घर नहीं मिल रहा था और अगर उन्हें अच्छा घर या अच्छा रूम चाहिए था तो उसके लिए उन्हें ज्यादा पे करना पड़ रहा था और वो उनके बजट से बाहर था। और फिर इसी तरह दोनों पूरा दिन अपने लिए रूम को ढूंढते रहते हैं। और फिर तभी वो चलते हुए वहाँ पर एक नोट पढ़ते हैं। उस नोट में एक पार्ट टाइम जॉब के लिए लिखा हुआ था जो एक शॉप में गिफ्ट रैप करने का काम था। और ये देखकर एरिको बोलती है कि हमें पहले कोई जॉब करनी चाहिए। और अब वो अकीरा को अपने साथ जबरदस्ती उस शॉप के अंदर ले जाती है। और अब उस शॉप में जॉब के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट को अकीरा बहुत अच्छे से पास कर लेता है। लेकिन एरिको उस टेस्ट में फेल हो जाती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों दोबारा अपनी फ्रेंड के घर आ जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हुए अकीरा एरिको के बारे में बताता है कि ये टेस्ट में फेल हो गई थी। और ये सब बातें सुनकर अकीरा की एरिको को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और फिर उनकी फ्रेंड बातों बातों में पूछती है कि तुम कितने दिन और यहाँ पर रहोगे। तभी एरिको का चेहरा उतर जाता है और फिर वो अगले दिन अकेले घर ढूंढने निकल जाती है। और अब वो घर ढूंढना स्टार्ट करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और उसको घर भी नहीं मिल रहा था। और इसी दौरान अकीरा भी पार्ट टाइम जॉब के लिए गया हुआ था और अब अपने दिल में एरिको इस बात को सोचती है कि वो किसी भी काम के लिए नहीं बनी, उससे कोई भी काम नहीं हो सकता, वो बिल्कुल बेकार है और उसके होने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो एक शॉप के आगे आकर बैठ जाती है और वहीं पर वो नोट पढ़ती है कि शॉप अगले 2 दिन के लिए बंद है। तभी उसको वो बात याद आती है कि उसने 2 हफ्ते पहले अपनी कार को एक शॉप के आगे खड़ा किया था। तो वो फौरन उस शॉप के बाहर जाकर देखती है। अब वहाँ पर शॉप खुली थी लेकिन उसकी कार गायब थी और नीचे जमीन पर लिखा हुआ था कि कार को यहाँ से हटा दिया गया है। और अब एरिको बहुत ज्यादा गुस्से में थी, ना उसको घर मिल रहा था और अब तो उसकी कार भी जब्त हो गई थी। वो अकीरा को बताती है कि उस कार में मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं उनको लेना चाहती हूँ। और अब वो वहाँ से लेने के लिए चली जाती है। और जब वो अपनी गाड़ी लेने वहाँ पर पहुँचती है तो उसको कंपनी वाले डांटते हैं और एरिको को बोलते हैं कि तुमने वहाँ पर अपनी गाड़ी को क्यों खड़ा किया था। और उसका फाइन और चार्ज सब कुछ मिलाकर एक बहुत बड़ी अमाउंट उसको बता देते हैं। तभी एरिको उनको कहती है कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इतनी अमाउंट की तो मेरी गाड़ी भी नहीं है। और अब वो कंपनी वालों को कहती है कि गाड़ी में मेरा कुछ जरूरी सामान है, सिर्फ वो मुझे लेने दें। लेकिन कंपनी का ऑनर उसको मना कर देता है और अब वो बहुत ज्यादा दुखी थी और दुखी होकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर गेट खुलता है, एक गाड़ी बाहर आ रही थी और अब एरिको चुपके से उस गेट के अंदर चली जाती है। और जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ थी और अब उसकी गाड़ी कौन सी थी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है, उससे उसकी गाड़ी का मॉडल नंबर वगैरह पूछता है और फिर वो उसकी गाड़ी के पास उसको ले जाता है। वो अपनी गाड़ी में से अपना सारा जरूरी सामान निकाल लेती है और वो सारा जरूरी सामान वही था जो अकीरा को डायरेक्टर बनने में हेल्प करेगा। वो सारा सामान इसलिए था क्योंकि अकीरा को अपनी फिल्म के लिए एक शो करना था। इसके बाद अकीरा अपनी फिल्म का शो करता है। उसकी फिल्म को देखने के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे और अब जब
जब उस मूवी में स्मोकिंग का सीन आता है तो अकीरा वहाँ पर स्मोकिंग कर लेता है और सभी ये देखकर सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अनोखी मूवी है और बाहर आकर सभी अकीरा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर है और बहुत ज्यादा अलग भी। और ये सब एरिको बहुत दूर खड़ी देख रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि आप कौन हो। एरिको उस लड़की को बताती है कि मैं अकीरा की फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि आप बहुत जल्दी गायब हो जाओगी और फिर कोई भी आपको नहीं देख सकेगा। और अब अकीरा अपनी मूवी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और फिर एक दिन जब एरिको सुबह को ब्रश करने के लिए उठती है तो जब वो मिरर के सामने जाती है वो देखती है कि उसकी चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा होल था और उसमें कुछ लकड़ी की तरह था। और जब वो उस चीज को टच करती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब ये क्या चीज थी उसको भी समझ नहीं आ रहा था और फिर से वो घर ढूंढने के लिए बाहर निकल आती है, लेकिन अब उससे चला भी नहीं जा रहा था और उसको चक्कर आ रहे थे। तो वो एक जगह पर बैठ जाती है और जब वो अपने आप को चेक करती है तो उसके पाँव लकड़ी में तब्दील हो रहे थे और फिर वो भागने लगती है और भागते भागते उसकी सारी ड्रेस नीचे गिर जाती है और अब एरिको कंप्लीट एक लकड़ी की चेयर में तब्दील हो गई थी और अब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर चल रही थी और वो पूरी तरह एक चेयर में तब्दील हो जाती है। जो उसने ड्रेस पहना हुआ था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी चेयर ने पहना हो और ऐसे ही रोड के दरमियान में एक चेयर बन जाती है और वहाँ पर लोग ऐसे ही आ रहे थे और इसी तरह रात हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जो एरिको ने कपड़े पहने हुए थे उनको खींचने लगता है, ये सोचकर कि एक चेयर ने कपड़े पहने हुए हैं। और अब एरिको वहाँ से भागकर एक बस स्टेशन के पास जाकर रुक जाती है और उस बस स्टेशन पर जाकर छुप जाती है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत देखती है कि वहाँ पर एक चेयर पड़ी है और वो उस पर बैठ जाती है। और जब भी एरिको को कोई देखता था तो वो चेयर में तब्दील हो जाती थी और जब उसको कोई नहीं देखता था तो वो एक ह्यूमन में तब्दील हो जाती थी। और फिर वो बूढ़ी औरत कुछ देर बैठने के बाद वहाँ से चली जाती है और अब एरिको वहाँ पर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहाँ पर एक मैजिशियन आता है, उसकी नजर उस चेयर पर पड़ती है यानी कि एरिको पर पड़ती है और वो चेयर उसको बहुत ज्यादा चमकती हुई नजर आती है। अब वो मैजिशियन उस चेयर को अपने घर ले जाता है और अब वो अपने घर में उस चेयर को ही यूज कर रहा था। और अब इसी तरह था, जब मैजिशियन घर पर होता था तो एरिको एक चेयर में तब्दील हो जाती थी और जब वो घर से बाहर जाता था तो वो एक ह्यूमन में तब्दील हो जाती थी और उसके घर में इसी तरह टहलने लगती थी। और दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया था। और अब एरिको एक लेटर भी अकीरा को लिखने की कोशिश करती है कि मैं गायब हो गई हूँ, मुझे तुम कभी मत ढूंढना। और अब एरिको भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जिस घर में रहती थी वो मैजिशियन उस चेयर को बहुत ज्यादा यूज करता था और वो उस चेयर का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता था, यानी कि वो मैजिशियन उस चेयर को बहुत ज्यादा पसंद करता था और ये बात एरिको को बहुत ही पसंद थी। और हम देखते हैं कि वो मैजिशियन इस चेयर पर बैठकर ही सारे काम करता था और इस चेयर पर बैठकर ही म्यूजिक भी बजाया करता था। और इसी तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट स्टोरी को देखते हैं जिसका नाम है मेयर। और अब हम यहाँ पर टोक्यो सिटी को देखते हैं और इस सिटी के अंदर हम एक अंडरग्राउंड होल को देखते हैं और उस होल में से एक आदमी बाहर आता है और उस आदमी ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसकी एक आंख बिल्कुल व्हाइट थी और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और अब वो आदमी उस शहर में आकर अजीब अजीब हरकतें करता है, किसी से सिगरेट छीन लेता है और किसी से फूल छीन लेता है और वो वहाँ पर रोड पर लेडीज से बदतमीजी करता है और बाकी लोगों को भी टॉर्चर कर दोबारा उस होल के अंदर चला जाता है। और अब इस आदमी की बात मीडिया में भी आ गई थी। मीडिया इस न्यूज को चला रही थी कि ये आदमी एक होल से बाहर आता है और लोगों को टॉर्चर कर दोबारा उस होल के अंदर चला जाता है। और मीडिया पुलिस को ये बात इन्फॉर्म कर रही थी कि इस आदमी को जल्दी पकड़ना होगा। और अब हम उस आदमी को देखते हैं जो सिर्फ होल में ट्रैवल करता है। अब वो आदमी एक सुरंग में जाता है। वो सुरंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाई गई थी। उस सुरंग में एक टैंक भी था और अब वहाँ पर वो ट्रैवल कर पहुँच जाता है। और अब वो जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसको एक बॉक्स नजर आता है। उस बॉक्स को जब वो ओपन करता है तो उसमें बहुत ज्यादा बॉम्ब थे। और अब वो आदमी दोबारा से सिटी में आता है और लोगों पर बॉम्ब गिराने लगता है। और इसी तरह वो आदमी लोगों पर अटैक कर दोबारा से होल के अंदर जाकर छुप जाता है। और अब मिलिट्री के लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं और अब न्यूज में भी आ जाता है कि वो आदमी पकड़ा गया है। और अब वो लोग उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और अब वो लोग एक लॉयर को बुलाते हैं। वो लॉयर भी बिल्कुल इस साइको की तरह था और इस लॉयर की एक आंख भी बिल्कुल व्हाइट थी और ये लॉयर हरकतें भी बिल्कुल इस साइको की तरह ही करता था। अब वो लॉयर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो बाहर आने लगता है और वो आदमी उसको अपना नाम बताता है मेयर। और अब उसको कोर्ट में लाया जाता है और अब मेयर से सवाल किए जाते हैं कि वो सिटी में क्यों ऐसा काम कर रहा है और वो क्यों लोगों को मारना चाहता है। और मेयर यहाँ पर उन सबको बताता है कि मुझे जापान के लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ। ये सब सुनकर अब जज उसको फांसी का ऑर्डर दे देता है और अब वो दिन आ जाता है और ये सब बातें न्यूज में चलती हैं। फिर इसके बाद मेयर को फांसी पर लटकाने के लिए लोगों के सामने लाया जाता है और जब मेयर की आखिरी ख्वाहिश को पूछा जाता है तो वो कुछ फूल और पैसों की डिमांड करता है और अब मेयर को फांसी पर लटका दिया जाता है। और तभी वो अपने हाथों से कुछ अजीब सी इबादत करता है और दूसरी तरफ वो लॉयर भी बैठा इसी तरह कर रहा था जैसे मेयर कर रहा था। और अब मेयर को फांसी दे दी जाती है और फांसी
लगते ही वो मर जाता है और अब यहाँ पर सबको लगता है कि मेयर मर चुका है। तभी अचानक से वो अपनी आंखों से पट्टी को हटाता है और वहाँ पर वो एक पाइपलाइन को देखता है और फौरन से गायब हो जाता है। वो आदमी शायद ऐसे ही करता रहेगा और छुप कर लोगों को मारता रहेगा और ये बात हमें बताते हुए ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और इस मूवी की लास्ट स्टोरी है शेकिंग टोक्यो। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने रेस्ट रूम में बैठा हुआ था और इस आदमी का नाम था हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी का मतलब ये था यानी कि ये आदमी बाहर की दुनिया को पसंद नहीं करता था और लोगों से बिल्कुल अलग अपनी लाइफ को गुजारने वाले को हिकिकोमोरी कहा जाता है। और हिकिकोमोरी 10 साल से इसी कमरे में बंद था। हिकिकोमोरी ज्यादा बाहर नहीं जाता था क्योंकि वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करता था और यहाँ तक कि वो टीवी में भी लोगों को नहीं देखना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि टीवी के आसपास बहुत ज्यादा बुक्स थी। हिकिकोमोरी को बुक्स पढ़ना पसंद थी और वो इसकी हॉबी भी थी और इसकी डेली रूटीन भी यही थी, सुबह उठना, खाना खाना और बुक्स पढ़कर सो जाना। और इसके घर वाले इसको मंथली पेमेंट भी भेजा करते थे और इसका सबसे फेवरेट फूड पिज्जा था और ये वीक में एक बार जरूर पिज्जा खाया करता था और पिज्जा के बॉक्स को भी कलेक्ट कर अपने पास रखता था। और 10 साल तक उसने जितना भी पिज्जा खाया था उसके बॉक्स को उसने अपने पास जमा किया हुआ था। और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले जब वो जॉब करता था तो तब भी वो लोगों को देखना पसंद नहीं करता था और सिर्फ अपनी आंखों को जमीन पर ही रखता था या फिर सूरज की तरफ देखकर चला करता था। और अब एक दिन वो पिज्जा ऑर्डर करता है। वो डिलीवरी बॉय की शक्ल को भी नहीं देखा करता था और उसी दिन जब पैसे देते हुए उसकी नजर उस पर पड़ती है तो उसको पता चलता है कि डिलीवरी बॉय कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और जब वो उस लड़की की शक्ल की तरफ देखता है तो तभी टोक्यो में अर्थक्वेक आ जाता है और तभी वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और हिकिकोमोरी ने 10 साल बाद किसी का चेहरा देखा था। अब उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए और फिर आखिर में वो उस लड़की के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर एक बटन बना हुआ था और उस बटन पर लिखा हुआ था कोमा। लेकिन अब कोमा का मतलब भी उसको नहीं पता था और तभी वो अपने डिक्शनरी में चेक करता है। लेकिन इसके बाद वो उस बटन को दबा देता है और वो लड़की उठ जाती है और उससे पूछती है कि आपने इस बटन को दबाया है। और जब वो लड़की होश में आती है तो वो उसके पिज्जा बॉक्स की तरफ इशारा करती है और उसको बताती है कि तुमने एक पिज्जा बॉक्स को उल्टा रखा हुआ है। वो उसको ठीक करने के लिए जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है और अब वो उस लड़की की याद में ही रहने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से पिज्जा ऑर्डर करता है और अब वो इस बात को सोचता है कि वो लड़की दोबारा से पिज्जा देने के लिए आएगी। लेकिन जब डोरबेल बजती है तो वो खुशी खुशी दरवाजा खोलने जाता है और वहाँ पर वो जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई आदमी था और अब वो उस आदमी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर वो अंदर आ जाता है और घर आकर उसका फोन यूज करता है और किसी को डांटने लगता है। इसके बाद जब वो घर से वापस जा रहा था तो हिकिकोमोरी उस लड़की के बारे में उससे पूछता है तो वो उसको बताता है कि वो लड़की जॉब छोड़कर जा चुकी है और वो अब उससे उस लड़की का एड्रेस पूछता है। वो आदमी भी उसको एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। और अब हिकिकोमोरी जो 10 साल तक घर से बाहर नहीं आया था और अब वो उस लड़की को ढूंढने के लिए घर से बाहर आता है। और जब वो घर से बाहर जाने लगता है तो वो इस बात को सोचता है कि 10 साल तक मैं बाहर नहीं निकला और अब एक लड़की की खातिर मुझे घर से बाहर जाना पड़ रहा है। और इसी सोच में वो दरवाजे पर ही बैठ जाता है और रात हो जाती है। और फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो वो इसी बात को दोबारा सोचता है और वो अब अपने घर से निकल जाता है। 10 साल के बाद वो घर से बाहर आकर सूरज को देखता है और हम उसके घर को भी देखते हैं और उसका घर बाहर से पत्तों से भर गया था। और इसके बाद वो अपनी साइकिल निकालता है लेकिन उसकी साइकिल भी खराब हो चुकी थी तो वो अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर और वो पैदल जाने का डिसाइड करता है। और अब जब वो भाग भाग कर जा रहा था तो उसको ये बात फील होती है कि टोक्यो सिटी में कोई भी नहीं है। और वो देखता है कि एक रोबोट पिज्जा डिलीवरी कर रहा था और अब वो किसी तरह उस लड़की का घर ढूंढ लेता है। और जब वो उस लड़की के घर के पास जाता है तो दोबारा से अर्थक्वेक आ जाता है और अब उस अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर सभी लोग रोड पर आ गए थे। वहाँ पर बार बार अर्थक्वेक आ जाता था और वहाँ की कंडीशन ये थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आता था। वो सभी लोग घर में ही सभी फैसिलिटीज के साथ रह रहे थे और वो देखता है कि सभी लोग दोबारा से अपने घर के अंदर जा रहे थे। और फिर हिकिकोमोरी उस लड़की का हाथ पकड़कर बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उस लड़की के हाथ में दोबारा से टैटू को देखता है जिसमें लव लिखा हुआ था और अब हिकिकोमोरी उस बटन को दबा देता है और वो लड़की भी चुप हो जाती है और फिर टोक्यो सिटी को दिखाया जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।